एग्जाम्पल नंबर 4 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर देखो ये क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो x की पावर उतनी है जितनी अवकलन की पावर है। यहाँ पे देखो x की पावर 1 है तो अवकलन की पावर भी यहाँ पे 1 है, यानी कि अवकलन यहाँ पे ये d है तो इसकी पावर भी 1 है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये लीजेंड्री रेखिक अवकल समीकरण दिख रही है यहाँ पे। तो इसको हल करने का तरीका है कि यहाँ पे x को हम e की पावर z मानेंगे और फिर आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x को e की पावर z मानेंगे, तो यहाँ पे दोनों तरफ log लेंगे तो हमें z का मान मिलेगा log x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रूपांतरित समीकरण लिखेंगे, यानी कि इसको परिवर्तित कर देंगे z के पदों में। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये इक्वेशन कैसे आई तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे dy अपॉन डी के रूप में होता है, यदि ये इक्वेशन ऐसी होती dx स्क्वायर d अपॉन डी की पावर 2 पर माइनस, यहाँ पे माइनस है x dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू x की पावर 2 log x। यदि ये इक्वेशन ऐसी होती तो हम इसका परिवर्तित रूप लिखते हैं यहाँ पे d, क्योंकि 2 बार अवकलन है तो 2 बार लिखेंगे हम d माइनस 1। ये हमने 2 बार लिख दिया क्योंकि अवकलन 2 बार है तो हम 2 बार करेंगे इसको, है ना। और फिर यहाँ पे लास्ट में y आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 1 टाइम है तो यहाँ पे हम केवल 1 बार लिखेंगे, तो 1 बार लिखेंगे तो हमें केवल यहाँ पे dy मिलेगा। फिर यहाँ पे हम करेंगे माइनस के 3y, और यहाँ पे ये जो है इसको भी हम चेंज करेंगे, तो यहाँ से x का मान रखेंगे e की पावर z, तो यहाँ पे हम x का मान रख देंगे e की पावर z, और log x यहाँ पे z के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे z आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से z लिख दिया, या आप x का मान यहाँ पे लिखोगे e की पावर z तो भी यहाँ पे z आएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह से बदल जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बदला है इसको। देखो यहाँ पे हमने कैसे बदला है, क्योंकि जो y था तो वो तो मैंने लास्ट में कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पे d के स्थान पे d डैश लिखा है मैंने। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से d आ गया हमारे पास, तो हम फिर से d नहीं लिख सकते, तो हमने d डैश लिख दिया। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे d होना चाहिए था मैंने वहाँ पे d डैश कर रखा है। यहाँ पे d डैश माइनस 1, फिर माइनस d डैश, फिर माइनस के 3, और यहाँ पे सबके साथ में y आता है तो y तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर। और यहाँ पे देखो e की पावर 2z, सॉरी यहाँ पे x की पावर 2 थी तो यहाँ पे e की पावर 2z होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया अब क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम यहाँ से देखो डी डैश को अंदर गुणा करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, डी डैश की पावर 2 माइनस 2 डी डैश माइनस 3, और यहाँ पे ये हो जाएगा इसी तरह से। अब ये, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो स्वतंत्र चर है वो क्या हो गया z। यहाँ पे स्वतंत्र चर x था, अब यहाँ पे चेंज करने के बाद हमें स्वतंत्र चर z मिल चुका है यहाँ पे। अब इसको सोल्व करने के लिए हम फंक्शन ऑफ d लिखेंगे, तो हमारे पास फंक्शन ऑफ d होगा। सबसे पहले हमने गुणनखंड कर लिया, आप किसी भी तरह से कर सकते हो, गुणनखंड भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गुणनखंड कर लिया, तो गुणनखंड करके भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ d, तो फंक्शन ऑफ d के स्थान पे यहाँ पे होगा फंक्शन ऑफ d डैश, क्योंकि यहाँ पे d डैश चल रहा है तो d के स्थान पे d डैश चलेगा। अब फंक्शन ऑफ d डैश, तो फंक्शन ऑफ d डैश होगा जो भी यहाँ पे y के साथ में है, तो y के साथ में ये पूरा फंक्शन था तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। यदि आप इसे लिखते तो इसका भी गुणनखंड करने के बाद आगे ये आता। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे सहायक समीकरण। सहायक समीकरण होती है फंक्शन ऑफ m इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सहायक समीकरण लिख दिया हमने फंक्शन ऑफ m इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जहाँ पे m है, जहाँ पे यहाँ पे d डैश है, d डैश के स्थान पे m लिख दूँ और इसको 0 के बराबर कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा यहाँ पे सहायक समीकरण। तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे d डैश है तो d डैश के स्थान पे m लिखेंगे, यहाँ पे भी d डैश के स्थान पे m लिखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा m माइनस 3 m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m के 2 मान मिलेंगे, m इक्वल टू 3, m इक्वल टू माइनस 1, तो ये m के 2 मान हो गए। अब हम इसके लिए लिखेंगे CF, तो CF होगा इस तरह से, m के ये मान है तो इसके लिए CF इस तरह से होगा। ये कैसे लिखा हमने, तो इसके लिए ये इस तरह की जो इक्वेशन आती है, ये होती है अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण। ये अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण को जो हल करने का जो मेथड पढ़ा था हमने, उसमें हमने पढ़ा था CF लिखना, तो वहाँ से मैंने ये लिखा है। तो आप पहले वो विधि पढ़ लीजिए या वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे आइए, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि ये उसके बाद वाली स्टेप है। तो यहाँ पे हमने CF लिख दिया, तो CF लिखने के बाद हम लिखेंगे इसका PI। तो PI का सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ d तो हमारे पास ये था तो मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पे आता है इंटू क्यू। तो क्यू के स्थान पे देखो यहाँ पे z e की पावर 2z है, तो क्यू के स्थान पे मैंने ये लिख दिया।
अब इसको हल करने का तरीका है कि सबसे पहले तो हम e की पावर 2z को यहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ पे देखो z यहाँ पे स्वतंत्र चर है और इसका गुणांक है यहाँ पे 2, इसका गुणांक 2 है। तो हम यहाँ पे जहाँ पे भी d डैश है, d डैश को हम चेंज करेंगे d डैश +2 के रूप में। इस तरह से हम बदल के लिख देंगे इसको। जैसे हम इस तरह से चेंज करके लिखेंगे तो e की पावर 2z यहाँ से हटकर इसके बाहर आ जाएगा इस तरफ। तो हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये आएगा। e की पावर 2z को हम यहाँ पे बाहर कर देंगे और जहाँ पे d डैश था वहाँ पे हम लिखेंगे d डैश +2। तो देखो यहाँ पे मैंने d डैश +2 कर दिया, यहाँ पे भी d डैश +2 कर दिया। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। अब इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये इक्वेशन। देखो ये यहाँ पे कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देगा d डैश +2 - 3 है। तो 2 - 3 तो यहाँ पे हो जाएगा -1, तो यहाँ पे हो जाएगा d डैश -1। ये कैसे आया अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। यहाँ पे e की पावर 2z है और यहाँ पे है 1/d डैश -1। और फिर से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो d यहाँ पे प्लस के 1 है, तो यहाँ पे प्लस के 1 है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे +1 है, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा d डैश +3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d डैश +3। अब इसे सोल्व करना है हमें, यहाँ पे रखना है z। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये x की पावर n वाला जो पी निकालने का सूत्र था वो लगेगा अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे स्वतंत्र चर है, यहाँ पे गुणा में आ रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको इन्वर्स के रूप में लेंगे, लेकिन इन्वर्स के रूप में लेने के बाद ये जो है यहाँ पे +1 बचने चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ से मैं इसको इन्वर्स में लूँगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ से सबसे पहले तो मुझे माइनस कॉमन लेना होगा। जैसे माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया और ये हो गया यहाँ पे प्लस का। तो यहाँ पे हो जाएगा d, यहाँ पे हो जाएगा 1 - d डैश, और 1 - d डैश को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - d डैश और ये हो गया इन्वर्स में। तो ये कैसे आया ये आपको पता चल गया, यार माइनस भी कैसे आया ये भी आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे तो ये दोनों प्लस में, तो पहले इसको लिखो या इसको लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 को लिखूंगा, फिर लिखूंगा यहाँ पे d डैश को। और यहाँ पे देखो 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँगा। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/3। तो ये हो गया 1/3। और यहाँ से 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो बच गया 1। यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, यहाँ पे 1 + d डैश अपॉन 3 ये बच गया है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे नीचे से, तो यहाँ पे इन्वर्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 हो गई इसकी पावर। अब इसको सोल्व करने के लिए हम देखो यहाँ पे माइनस की पावर को सोल्व करने का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, और उस सूत्र को लगाने के बाद हमें इसका आंसर मिलेगा, यहाँ पे पी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने इसको सोल्व कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - d डैश बाई 3। हम इसको 1 घात तक ही लिखेंगे। देखो d डैश की पावर 1 है यहाँ पे, तो मैंने इसको 1 पावर तक किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो z की पावर 1 है। फिर इसको सोल्व करेंगे तो इसको भी मैंने 1 पावर तक किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो z की पावर 1 है, इसलिए मैंने इसको 1 पावर तक किया। मैंने इसको पहले यहाँ पे कर दिया और ये जो था इसको मैंने यहाँ पे किया है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो -1/3 ये तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब हम इन दोनों को गुणा करके करेंगे और फिर यहाँ पे z को अंदर गुणा कर देंगे। तो इन दोनों को मैंने गुणा किया, तो गुणा करने के बाद हमें ये मिला। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो d डैश की पावर 2 भी मिलेगी, लेकिन वो पद मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे केवल d की पावर 1 और उससे छोटा ही रखना है। तो d की पावर 1 और d की पावर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे इसको रखा है, क्योंकि यहाँ पे z की पावर 1 है, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती पावर, यानी कि पावर 2 वाला पद यहाँ पे नहीं रखना है और इससे ज़्यादा भी नहीं रखना है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो z को अंदर गुणा करेंगे हम इसको, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देखो -1/3 और ये e की पावर 2z, तो ऐसे कैसे आ गया। z को अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा z, और यहाँ पे देखो d डैश का मतलब है कि हमें z के सापेक्ष अवकलन करना है। तो z का z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। तो ये हमें मिल चुका है, ये हमारे पास हो चुका है यहाँ पे पी। तो अब हम लिखेंगे इसका हल। इसका हल होगा, व्यापक हल होगा y = CF + PI। तो हमारे पास CF ये है और PI हमारे पास ये मिल चुका है। तो CF और PI को हम दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ पे CF और PI को ऐड करके लिखेंगे तो हमें ये मिला। ये हो गया इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे z है तो z नहीं होना चाहिए। z को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से z का मान लिखेंगे log x। तो मैं यहाँ पे z का मान लिखूंगा log x, तो मुझे मिलेगी ये इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x की पावर 3 कैसे बनी। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि e की पावर, यहाँ पे सबसे पहले तो log को समझते हैं हम। यहाँ पे a log x है, तो हम इसको लिख सकते हैं log x की पावर a। यहाँ पे जो भी आगे गुणा में होता है उसको हम पावर में ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो log x की पावर a हो गया। फिर हम समझते हैं e की पावर में हो,
लॉग एक्स की पावर, यहाँ पे मान लिया एक्स की पावर ए, ये ए है, यहाँ पे एक्स की पावर ए है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई की पावर में और यहाँ पे लॉग में कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, इसका बेस में ई है। तो यहाँ पे जब भी बेस सेम हो, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्स की पावर ए लिख देते हैं। तो ये इसी तरह से यहाँ पे हमने आगे सोल्व किया है। ई की पावर में जब भी यहाँ पे आता तो मैंने यहाँ पे इस तरह से सोल्व किया, क्योंकि लॉग के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता आधार, तो हम ई की पावर ई मानते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे ई की पावर में लगा हुआ पूरा फंक्शन, तो यहाँ से डायरेक्ट हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर।